कई बार देखा जाता है कि मरीजों को हल्का बुखार और सिर दर्द रहता है, लेकिन यही बुखार आगे बढ़ के उनको बेहोशी का कारण बन जाता है और डायग्नोसिस निकलता है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। जी हाँ, टीबी सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं रहता है, ये आपके ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धांश अग्रवाल, पल्मोनोलॉजिस्ट एट ब्रेथवेल क्लिनिक सतना। हमारे साथ है मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट डॉक्टर अमित पांडे सर, जो हमें आज ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के बारे में बताएंगे। वेलकम सर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अमित पांडे, MBBS MD मेडिसिन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस यानी कि दिमाग का टीबी। सर, सबसे पहला सवाल है कि टीबी मेनिंजाइटिस होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। टीबी मेनिंजाइटिस, देखिए, अभी तक आम जनता में टीबी का मतलब सोचना रहता है वो ये है कि फेफड़ों तक ही टीबी सीमित रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने शरीर में किसी भी अंग में टीबी जो है वो प्रभाव अपना फैला सकता है। तो आज हमें जिसके बारे में बात करनी है वो है टीबी मेनिंजाइटिस यानी कि दिमाग का टीबी। बहुत खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में आम जनता में अभी कह सकते हैं कि उतना आम जनता को उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन विस्तार में इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो सर, पल्मोनरी टीबी के कंपैरिजन में ब्रेन टीबी को इतना खतरनाक क्यों माना गया है? फेफड़े का जो टीबी होता है उसमें जनरली ये रहता है कि मरीज को उसके सिम्टम्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रहती है, जैसे कि बुखार आना, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आना, खांसी में बलगम आना। लेकिन जो दिमाग का टीबी होता है उसकी जानकारी कम होने के कारण उसका जो डायग्नोसिस होता है उसमें मरीज जो होता है वो कई बार बहुत देरी कर देता है डॉक्टर के पास पहुंचने में। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स को यदि अपन स्टेजेस के फॉर्म में आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो शुरुआती स्टेजेस में क्या होता है कि हल्का बुखार बने रहना काफ़ी लंबे समय से, और साथ में सिरदर्द बने रहना, कमजोरी आना और वजन घटने की भी कंप्लेन मरीज हमको कर सकता है। साथ में मरीज का जो वर्ताव है उसमें बदलाव आना। कई बार मरीज जो होता है वो ऐसी बातें करता है जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जी। यदि इस स्टेज पे यदि हमने डायग्नोसिस बना लिया तो मरीज का ठीक होने के चांसेस जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। यदि यहाँ पे लापरवाही करी, उसको आम बुखार समझा गया और डॉक्टर के पास पहुंचने में देरी की गई, तो इसके बाद जो अगली स्टेज में जो सिम्टम्स आ सकते हैं उसमें होता है गर्दन का अकड़ना, झटके आना, या फिर दिमागी तौर पे असर आने की वजह से मरीज को लकवा लग सकता है, मरीज को मामे जा सकता है। जितना देरी करेंगे उतना उसका मरीज का नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हुए सर, हमारा अगला सवाल रहेगा कि कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है या कौन से लोग हैं जिन्हें टीबी मेनिंजाइटिस होने का रिस्क ज्यादा रहता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, आम जनता के बहुत काम का सवाल है। तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस का सबसे ज़्यादा रिस्क जिन लोगों में रहता है उनकी पॉपुलेशन इस प्रकार से है। जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग पॉपुलेशन है 60 साल से ऊपर की, उनमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। दूसरा, किसी मरीज को अगर टीबी हो रखा है पहले से, फेफड़े का टीबी, आंतों का टीबी, किसी भी तरीके का टीबी अगर उसको हो रखा है और उसने पूरा इलाज नहीं लिया है, टीबी का आधा इलाज लेके छोड़ दिया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है जी। तीसरा, यदि मरीज को पहले से कोई बीमारियां हैं जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, जैसे कि बहुत लंबे समय से अगर किसी को शुगर है या किसी को HIV की बीमारी है या पेशेंट को कैंसर है, किसी तरीके का इम्यूनोथेरेपी वगैरह उसकी चल रही है, तो ऐसे मरीजों में टीबी मेनिंजाइटिस का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। यह बहुत ही जरूरी जानकारी सर ने हमें दी। इसी में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला सवाल रहेगा कि टीबी ब्रेन तक पहुंचता कैसे है? अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में अपन समझने की कोशिश करें तो ऐसा मरीज जिसको पहले से कोई टीबी हो रखा है, मतलब फेफड़े का टीबी हो या आंतों का टीबी हो, कोई भी टीबी हो, दिमाग तक पहुंचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरियर होता है वो हमारा ब्लड होता है। तो फेफड़े से या आंतों से या जहां भी उसको प्राइमरी उसका टीबी है, वहां से जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो ब्लड में चला जाता है जी। ब्लड के थ्रू क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो है वो हमारे दिमाग तक चला जाता है। दिमाग में जाके बैक्टीरिया एक फोकस बनाता है। फोकस बनने तक दिक्कत नहीं है, फोकस वो रप्चर होता है। रप्चर होने की वजह से जो बैक्टीरिया है वो दिमाग के चारों तरफ जो एक परत होती है जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं, वहां पहुंच जाता है और दिमाग की सेफ्टी के लिए उसके चारों तरफ एक पानी की कवरिंग होती है जिसको CSF बोला जाता है, वहां पे वो बैक्टीरिया पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद इन्फेक्शन कराता है। इन्फेक्शन के बाद ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो हमने आपको बताए जी। तो सर, इन केसेस में हम डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करें? देखिए, डायग्नोसिस या यूं कहें कि अर्ली डायग्नोसिस इस बीमारी में सबसे ज़रूरी स्टेप होता है। जितना लेट करेंगे मरीज का उतना ज़्यादा नुकसान होगा। तो मरीज का भी ये दायित्व बनता है कि वो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास पहुँचे, और डॉक्टर का दायित्व ये बनता है कि चूंकि अपने इंडिया में टीबी जो है वो एंडेमिक डिसीज़ माना जाता है, तो जितना जल्दी उसका सस्पिशन बनाएंगे उतना जल्दी डायग्नोसिस होगा। तो सबसे पहले क्लिनिकल सस्पिशन आता है। मरीज आपको जो सिम्टम्स बताएगा, सिरदर्द, बुखार और जो भी अभी तक आपको इस वीडियो में बताए गए हैं, जैसे ही मरीज आपको ये सिम्टम्स बताता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक डायग्नोसिस, जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, वो टीबी मेनिंजाइटिस का बनना चाहिए, क्योंकि देरी करने से मरीज का नुकसान होगा जी। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस जैसे हमने बना लिया उसका टीबी मेनिंजाइटिस, उसके बाद जो है उसका प्रॉपर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बनाने के लिए कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि CSF एनालिसिस होता है। CSF की जांच में हम जो कराते हैं वो होता है मेनली CB0, कल्चर
और पीसीआर की टेस्टिंग। जी। इसके अलावा इमेजिंग में हम कुछ जांचें करा सकते हैं, जैसे कि एमआरआई कराते हैं, ब्रेन एमआरआई कराते हैं। उसमें हमको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं, जैसे बेजल एक्सुडेट्स होते हैं जी। और भी चीज़ें होती हैं। मेनिंजेस जो रहती हैं वो अलग से थोड़ा एनहांस होकर दिखती हैं, उससे हम सस्पिशन कर सकते हैं कि इसको टीबी मेनिंजाइटिस होगा। जी। साथ में एक मॉन्टुक्स टेस्ट होता है और एक खून की जांच होती है जिसका नाम होता है इग्रा। जी। उसकी मदद से भी हम जो है इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई सिम्टम्स और उसके डायग्नोसिस के बारे में। अब आगे बढ़ते हुए सर हम आपसे पूछना चाहेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, चूंकि ये भी एक तरीके का टीबी ही है, तो दवाई जैसे कि हम फेफड़े के टीबी में दवाइयाँ चलाते हैं, वैसे ही इसमें भी एटीटी एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट ही देना है। गवर्नमेंट की तरफ से इंडेक्स गाइडलाइंस और एनटीपी की जो गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट फेफड़े की टीबी में जैसे 6 महीने चलता है, वैसा इसमें नहीं चलता। इसमें जो गाइडलाइंस के हिसाब से बनाया है वो ड्यूरेशन 12 महीने का है। जी। तो आम जनता को ये जानना बहुत जरूरी है कि 6 महीने की दवाई खा के हमको छोड़ना नहीं है, 12 महीने का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। फिर क्लिनिशियन जो है जिनका परामर्श ले रहे हैं, उनसे फॉलोअप में रहना है, तो वो आपको और अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि आगे का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे चलेगा। साथ ही इसके ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, चूंकि जो टीबी है वो दिमाग के चारों तरफ इन्फ्लामेशन करता है। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है उसको काम करने के लिए जो इन्फ्लामेशन है वो कम होना चाहिए, जिसके लिए स्टेरॉइड का रोल रहता है। वो इन्फ्लामेशन को कम करता है और जो एटीटी हम दे रहे हैं उसका असर जो है वो बढ़ाता है। ये तो हो गई ट्रीटमेंट की बात। अब आगे बढ़ते हुए अगला सवाल सर, क्या टीबी मेनिंजाइटिस कंटेजियस है? मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या हो सकती है? देखिए, टीबी मेनिंजाइटिस अगर किसी मरीज को है तो डायरेक्टली वो दूसरे मरीज में नहीं फैल सकती है। जी। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि मरीज को फेफड़े का टीबी है तो प्रिवेंशन रखना है उससे बचने के लिए। इसी को कंक्लूड करते हुए सर एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे। वीडियो के अंत में जो हमारी जनता है उनको मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि यदि किसी को बहुत लंबे समय से बुखार बना हुआ है, सिर दर्द बना हुआ है, खासकर ऐसे मरीजों में जिनमें टीबी की हिस्ट्री रही है, या फिर ऐसे मरीज जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे कि लंबे समय से शुगर है या HIV है या किसी तरीके का कैंसर है या बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो लंबे समय के बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, वजन घटने को जो है हल्के में ना लेते हुए जितना जल्दी हो सके डॉक्टर की सलाह लें और जो है इसका ट्रीटमेंट शुरू कराएं। तो दोस्तों याद रखें कि टीबी सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है, यह आपके ब्रेन को भी प्रभावित कर सकती है। नमस्कार, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।